nuclei, which is equal to activity per atom. Activity per activity per atom. ठीक है, तो यहां से डीके कांस्टेंट हमारा किसके बराबर आ रहा है कि भाई किसी भी सैंपल में पर एटम एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, इससे हमें पता चल रहा है डीके कांस्टेंट का। यानी अगर किसी सैंपल के लिए डीके कांस्टेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ज़्यादा एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा शो कर रहा है पर एटम। और किसी का लैम्डा अगर कम है तो दैट मीन्स उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, कम। और ये लैम्डा जो है ये किसी भी सैंपल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो एक्टिविटी पर न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट which is known as lambda, it is constant for a particular sample। ठीक है, तो लैम्डा हमारा एक्टिविटी पर न्यूक्लियाई हो गया फॉर रेडियो एक्टिव सैंपल। ये एक और बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, तो अगर किसी सैंपल की लैम्डा की हम बात करें और लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सैंपल बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। और रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होना स्टेबिलिटी को लेके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके लिए स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, इसलिए तो वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। बात समझ में आई। यानी अगर किसी का डीके कांस्टेंट ज़्यादा होता है दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और किसी का डीके कांस्टेंट कम होता है दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि रेडियो एक्टिव फिनोमेना शो ही इसलिए करता है क्योंकि अनस्टेबल चीज़ स्टेबल होना चाहती है, और ऐसा करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करती है, जिसके बाद फिर अगर स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ तो वहीं पे प्रोसेस रुक जाती है, और अगर नहीं हुआ तो एक चेन के फॉर्म में रिएक्शन चलती जाएगी तब तक जब तक कि फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, लैम्डा इंप्लाइज मेजर ऑफ, लैम्डा इंप्लाइज measure of stability of a radioactive, lambda implies measure of stability of a radioactive element, measure of stability of a radioactive element। So for a radioactive element, high value of lambda implies, so for a radioactive element, high value of lambda implies less stable and highly active. High value of lambda implies less stable and highly active, while low value of lambda implies, while low value of lambda implies क्या होगा, more stable and less active, more stable and less active। Next heading, half life of a radioactive, half life of a radioactive substance, half life of a radioactive substance, half life of a radioactive substance। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, हाफ होने में, यानी जब तुमने सैंपल को देखना शुरू किया, सपोज उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n था, और कितने टाइम के बाद वो न्यूक्लियाई उसका जस्ट हाफ रह जाएगा, यानी n/2। इसमें लगने वाले टाइम को ही हम उस सैंपल का क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। क्लियर है? एक लाइन लिखेंगे, इट इज दी, हेडिंग डाल दी, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसमें लिखो, इट इज द टाइम इन विच half of, it is the time in which half of
It is the time in which half of total nuclei in a sample of will decay. Half of total nuclei in a sample will decay. ठीक है, सपोज कोई एक सैंपल लिया जिसका मैंने t इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो थे n0। फिर मैंने कुछ टाइम बीतने दिया और इस टाइम को मैं दिखा रहा हूं कैपिटल T हाफ से। ये किसके लिए सिंबल है? हाफ लाइफ। तो इसके बाद बचे हुए रिमेनिंग न्यूक्लियाई का नंबर कितना रह जाएगा? n0/2। तो यही टाइम मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद जो सैंपल है हमारा उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने ओरिजिनल वैल्यू का हाफ रह जाते हैं। अब ओरिजिनल वैल्यू से मेरा मतलब है जब मैंने देखना शुरू किया वही मेरे लिए ओरिजिनल वैल्यू है और उसका आधा कितनी देर में रह जाएगा। तो हम डीके लॉ की जो इक्वेशन देख के आए हैं उससे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दस n इज इक्वल्स टू n0 e⁻ λt। ठीक है, जहां पे n बताता है आफ्टर टाइम t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, n0 t इक्वल टू 0 टाइम पे न्यूक्लियाई का नंबर। तो इसमें अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं तो आफ्टर टाइम t, और टाइम को मैं क्या बोल रहा हूं? हाफ लाइफ, क्योंकि इतनी देर में ये अपने का आधा रह जा रहा है। तो दिस इज n0/2, दिस इज n0 e⁻ λt हाफ। यहाँ से n0 कैंसिल, दिस इज 1/2 इज इक्वल्स टू e⁻ λt हाफ। अब इसको एडजस्ट करो तो e⁻ λt है, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ इज इक्वल्स टू 1/e⁻ λt हाफ। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि e⁻ λt हाफ विल बी इक्वल टू 2। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं? नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो एक तरफ e गायब हो जाएगा और अपने पास λt हाफ आ जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये हो जाएगा λt हाफ इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2। यहाँ से t हाफ कितना हो जाएगा? नेचुरल लॉग 2/λ। ठीक है, और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है पता है किसी को? 0.693। तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया ये। यानी आप हाफ लाइफ को देख रहे हैं तो हाफ लाइफ केवल और केवल किस बात पे डिपेंड कर रही है? डीके कांस्टेंट। और कैसा रिलेशन है हाफ लाइफ का डीके कांस्टेंट से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी किसी का लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो उसकी हाफ लाइफ ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम। अभी मैंने बताया था लैम्डा ज़्यादा होना मतलब हाईली रेडियो एक्टिव या लेस स्टेबल होना। तो जो हाईली रेडियो एक्टिव है जाहिर सी बात है उसका आधा सैंपल बचे रहने में जो समय लगेगा वो कम ही लगेगा एज कंपेयर टू उसके जिसका लैम्डा क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? लिख लो। और ये हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होता है। बॉक्स के आगे एरो दे के लिख देंगे कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट, बदलता नहीं है। इट इज कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ radioactive decay equations। radioactive decay equations। नेक्स्ट लाइन में लिखो if a radioactive element X decay into Y with a decay constant lambda, तो X डिके कर रहा है Y में और डिके कांस्टेंट है लैम्डा।
ये लैम्डा हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि कितना रैपिडली ये रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर है? अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब ये प्रोसेस होने में बहुत कम टाइम लगेगा, और उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल या हाईली अनस्टेबल कौन है? एक्स। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा वो प्रोसेस की तेज़ी को शो करेगा कि कितनी रैपिडली ये प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, decay equation can be written as decay equation can be written as, तो क्या थी decay equation? आफ्टर टाइम t number of nuclei in the sample remaining is equal to n naught, यानी t equal to 0 टाइम पे number of nuclei in the sample e to the power minus lambda t लिख लेंगे। ठीक है, यहां से मैं n वाले टर्म्स एक तरफ ले जा रहा हूं और इधर बच गया माइनस लैम्डा टी। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर ले रहा हूं? लॉग ले ले रहा हूं। तो लॉग ले लेंगे तो यहां पे ये e गायब और इधर आ जाएगा अपने पास नेचुरल लॉग n अपॉन n नॉट, दिस इज माइनस लैम्डा टी। अब इस लैम्डा को हम जानते हैं कि कुछ और भी लिखा जा सकता है। इस लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं? अभी हम हाफ लाइफ में पढ़ के आ रहे हैं कि दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन टी हाफ, है ना? हाफ लाइफ से अभी देखा। तो इसकी वैल्यू अगर इसमें डाल दें और उसके बाद इक्वेशंस को एडजस्ट करके एंटी लॉग ले लें, क्योंकि दोनों तरफ लॉग प्रेजेंट दिख रहा है, तो मैं पहले इसको डालता हूँ और फिर इसको रीअरेंज करता हूँ। तो नेचुरल लॉग n अपॉन n नॉट माइनस t बाई टी हाफ इंटू लॉग 2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों? एंटी लॉग लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक काम और कर सकते थे, इस पूरी पावर वाली चीज को 2 की पावर में भेज देते, क्योंकि लॉग a की पावर n लॉग a होता है, उसके बाद एंटी लॉग ले लेते हैं। तो n अपॉन n नॉट और इस वाले पूरे टर्म को भेज दे रहा हूं मैं, तो नेचुरल लॉग 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। अरे ठीक है, अब एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो अपने पास क्या आएगा? n अपॉन n नॉट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस टी बाई टी हाफ। ठीक है, तो यहां से भी फिर हम 3 फॉर्मूले निकाल लेंगे। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं जैसा हमने पहले देखा है। एक तो ये हो गया। इसमें फायदा क्या है पहले वाले इस फॉर्मूले से? तो e की पावर समथिंग करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो हमने उसे 2 की पावर समथिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे और 2 की पावर जो भी आएगा माइनस हाफ या रूट लेना, स्क्वायर करना, जो भी है वो हम आराम से कर लेंगे। अब इसी की हेल्प से मैं ये इक्वेशंस भी लिख सकता हूं कि भाई मुझे पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिविटी ऑफ सैंपल एट टाइम t, और यहाँ लैम्डा n नॉट विल बी द एक्टिविटी ऑफ सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0। तो मैं बोथ साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे पता है एक्टिविटी जो हमने पढ़ा था, जो कि है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम विच इज़ लैम्डा इंटू n। तो हम बोथ साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ सैंपल एट टाइम t विल बी इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0, तो AC नॉट कह दे रहा हूँ उसे, इंटू 2 की पावर माइनस t बाई
टी हाफ। एक फॉर्मूला ये बनेगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियाई का नंबर जितना ज़्यादा होता है मास भी उतना ही ज़्यादा होगा सैंपल का। तो सैंपल का मास, न्यूक्लियाई का नंबर या न्यूक्लियस का साइज, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल। फर्मी वाले में भी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ m, यानी मास ऑफ सैंपल एट टाइम t इज इक्वल टू m नॉट, मास ऑफ सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0। दिस इज 2 माइनस t अपॉन t हाफ लिख लेंगे। तो ये तीनों तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। एक नोट लिख दो नीचे। Above equation doesn't include any exponent term. Above equations doesn't include any exponent term. So its numerical value will be easier to calculate. So its numerical value will be easier to calculate. केवल इसलिए हमने इसका कन्वर्जन किया। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट एक टर्म आता है मीन लाइफ। मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे किसी चीज़ का? तो सम ऑफ जो हाफ लाइफ्स हैं ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाइज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ न्यूक्लियाई, या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहना चाहिए, क्योंकि एवरेज लाइफ नहीं निकालने जा रहे हैं। मीन लाइफ, जैसे मीन तो क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज लेना होता है ना, टोटल अपॉन टोटल करना है, ठीक है। टोटल चीज़ों का सम डिवाइडेड बाय टोटल जो भी उनका नंबर होगा उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का एवरेज मिल जाता है। तो वही हम सैंपल के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अभी हमने हाफ लाइफ निकाला था, यानी सैंपल आधा कितनी देर में हो रहा है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? मीन लाइफ, यानी ओवरऑल एवरेज लाइफ कितनी है सैंपल की, कितनी देर तक उसमें रेडियो एक्टिविटी रही है, ये चीज़ की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालो, मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसमें लिखो एज रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, एज रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, some nuclei decay in beginning, some nuclei decay in beginning, and some decay after a long time. तो अब एक बात बताओ, जो न्यूक्लियाई बिगिनिंग में डिके कर गए उनकी हाफ लाइफ के बारे में, और जो न्यूक्लियाई लंबे समय तक रहे उनकी हाफ लाइफ के बारे में आप क्या बता सकते हो? तो जो बिगिनिंग में डिके कर गए हैं उनकी हाफ लाइफ क्या होगी? शॉर्ट टाइम होगा ना, और जो लास्ट में डिके किए हैं सबसे लॉन्ग होगी हाफ लाइफ उनकी। तो मैंने बोला पूरी रैंडम प्रोसेस है, यानी क्लास में कोई पैटर्न ही नहीं है बच्चों के मार्क्स का, और फिर भी मुझे क्लास की परफॉर्मेंस दिखानी है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? एवरेज ले लो यार, उसी से पता चल जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? तो इसीलिए क्योंकि रेडियो एक्टिव सैंपल में कौन सा न्यूक्लियाइड, ये मैटर ऑफ चांस है, मतलब हम कुछ भी नहीं बता सकते उसके बारे में, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल के उस बात को बता देते हैं। तो लिखेंगे मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव, मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इक्वल टू, इसको हम टी एम से दिखाएंगे। जैसे टी कैपिटल लिख के हाफ से हाफ लाइफ दिखाते थे, तो मीन से टी एम। न्यूमरेटर में लिखेंगे सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल divided by total number of
न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। ठीक है, तो ये वैल्यू की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अभी मैंने बताया था लैम्डा की हाई वैल्यू क्या डिनोट करती है, सैंपल बहुत एक्टिव है, तो जो बहुत एक्टिव होगा वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट करके ख़त्म हो जाएगा। तो अगर किसी का लैम्डा कम है इसका मतलब उसका टीएम ज़्यादा होगा, किसी का लैम्डा ज़्यादा है तो उसका टीएम कम होगा। और ये हर एक एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एरो दे के लिख देना कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अच्छा, मीन लाइफ से तुम अब स्टेबिलिटी के बारे में क्या बता सकते हो? मीन लाइफ ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक्टिविटी कम है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ मीन लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिखेंगे इफ एट t इक्वल टू 0, if at t equal to 0 there were n naught nuclei of an element, n naught जो 0 टाइम पे रहता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n naught nuclei of an element, and after time t capital N are left, and after time t capital N nuclei are left, capital N nuclei are left, full stop. If in further time t plus dt, if in further time t plus dt dn nuclei will decay, dn nuclei will decay. तो अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल लाइफ ऑफ दिस डीएन न्यूक्लियाई तो कितनी होगी इस स्टेटमेंट के हिसाब से? डीएन न्यूक्लियाइज का टोटल लाइफ कितना था? अरे n थे, dn डिके किए, टाइम कितना बीत गया? t, तो उनका लाइफ कितना हो गया? t टाइम तक सरवाइव किया, उसके बाद तो क्या हो गया? डिके ही हो गया ना फिर तो। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल लाइफ ऑफ दीज dn न्यूक्लियाई विल बी t, टोटल लाइफ ऑफ दिस dn न्यूक्लियाई विल बी t। नेक्स्ट लाइन में सम ऑफ लाइफ्स ऑफ दीज डीएन न्यूक्लियाई विल बी, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ दीज डीएन न्यूक्लियाई विल बी। ये कैसे निकलेगा? तो एक डीएन न्यूक्लियाई का लाइफ t है, तो टोटल हमारे पास जितने न्यूक्लियाई हैं उन सब के लिए ये वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यों? t इंटू डी एन। प्रदीप, t इंटू डी एन होगा, क्या आएगा? क्यों? स्टेटमेंट पढ़ो, डीएन न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ स्मॉल t है, इतने टाइम तक ये थे, फिर डिसइंटीग्रेट कर गए। मुझे चाहिए सम ऑफ लाइफ्स ऑफ दीज डीएन न्यूक्लियाई। तो एक अगर t टाइम तक जिंदा रहा तो डीएन कितने टाइम तक जिंदा रहे होंगे?
टी इंटू डी एन। अरे इसमें डाउट है क्या किसी को? हम तो सम ही कर रहे हैं और सम में क्या होता है फाइनली प्रोडक्ट हो जाता है ना। जैसे 20-20 के 5 सैंपल जोड़ोगे तो 5 इंटू 20 कर दो, बात एक ही तो है। या तो 5 बार जोड़ो, बात समझ में आई? तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डीएन न्यूक्लियाई जो टोटल टाइम है इसका, इसको मैं लिख रहा हूँ DTL, ये टोटल, दिस इज इक्वल्स टू T इंटू DN। ठीक है, कोई स्टेटमेंट लिखा हमने ऊपर, क्या निकाल रहे थे? सम ऑफ लाइफ्स ऑफ दीज DN न्यूक्लियाई विल बी, आगे लिख लो। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो ये तो DN न्यूक्लियाई का सम ऑफ लाइफ है, ऑल DN न्यूक्लियाइज। मुझे पूरे सैंपल का चाहिए तो क्या करूं? DN के लिए आपने निकाल लिया, इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे सैंपल का आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन सैंपल विल बी, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन सैंपल विल बी, इसको मैं दिखा रहा हूं TL से, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ DTL विच इज इंटीग्रेशन ऑफ T इंटू DN। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो अकॉर्डिंग टू डिके लॉ, अकॉर्डिंग टू डिके लॉ डिके लॉ हमको क्या बताता था कि किसी सैंपल में T टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बचे हैं। ठीक है, तो डिके लॉ के हिसाब से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग अगर DN है तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू N इंटू DT। कोई दिक्कत है इसको किसी में? किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट से? नहीं समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, अब डिके लॉ हमारा क्या कहता है कि सैंपल में जो न्यूक्लियाई की संख्या बची रहती है आफ्टर टाइम T, दैट इज N इज इक्वल्स टू N नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा T, ये बची रहती है। तो अब मैं यहाँ पे जो स्मॉल n है इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ N नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा T से। तो दिस इज लैम्डा इंटू N नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा T इंटू DT, दैट इज इक्वल्स टू DN। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं टोटल न्यूक्लियाई का नंबर निकालने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें टोटल वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो मान लेते हैं कि सैंपल डिसइंटीग्रेट होने में, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी चलती रहेगी जब तक स्टेबल नहीं होता, तो मैं ये मान ले रहा हूं कि 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। तो अगर 0 से इनफाइनाइट टाइम मैं इसको दूंगा तो सारा का सारा ही डिके कर चुका होगा। अब उसके बाद तो क्या ही टाइम बचेगा। क्लियर है मेरी बात? तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं पूरे टाइम के लिए तो मुझे निकल के आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो जरा, to calculate sum of lives of all nuclei in sample, we will integrate it from t equal to 0 to infinity. We will integrate it from t equal to 0 to infinity. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो फॉर TL इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी T इंटू DN, और DN हम निकाल चुके हैं लैम्डा N नॉट
ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा यार? क्यों? कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट है, ये गया इंटीग्रेशन से बाहर, बच कौन रहा है? प्रोडक्ट वाले इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन कर दो और फाइनल वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रही है। तुम में से किसी को इस लाइन में दिक्कत तो नहीं है ना? ये कहाँ से आई? जो लोग लेट आए हैं खासकर उनसे, कहाँ से आया? सही। तुम कहाँ से आई ये लाइन? वो तो जान रहा है, थे नहीं। अरे इतना जोर मत दो। ये एक्टिविटी का बेसिक फार्मूला होता है स्टार्टिंग में कि डी एन न्यूक्लियाई डी टी टाइम में डिसइंटीग्रेट कर गए तो दिस इज़ लैम्डा इंटू एन के बराबर होता है। ये एक्टिविटी लॉ है। तो यहाँ से डी एन किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा एन इंटू डी टी। और फिर इस एन को मैंने कहाँ से लिख दिया? ये इक्वेशन जो डी के वाली आई थी, और फिर रख दी सारी वैल्यूज़ और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन कितना आया जल्दी बताओ यार तुम लोग? इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे इसको, इतना समय लगेगा। कितना आया? सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई टीएल। एक बार t को बाहर रख के e की पावर माइनस लैम्डा टी को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर दूसरी बार e की पावर माइनस लैम्डा टी को बाहर रख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कितना आया? अब जो रिजल्ट आ रहा है फिर मैं वही लिख रहा हूँ, आप करते रहो इंटीग्रेशन। कितना आ रहा है? एन नॉट बाई, सही है। ये तो इतना ही हिचक क्यों रहे? एकदम करेक्ट है। अब अपने को जो मीन लाइफ का फॉर्मूला था वो क्या था? मीन लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैसे निकाली जाती है? सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई इन सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या था फॉर्मूला मीन लाइफ का? देखो ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। तो सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई तुम निकाल चुके, टीएल एक्टिव न्यूक्लियाई इन सैंपल एन नॉट, तो ये आ गया टीएम। अब वैल्यू डाल दो इसकी, तो ये कितना है? एन नॉट बाई लैम्डा, ये है एन नॉट, कैंसल 1 बाई लैम्डा। कोई दिक्कत? क्वेश्चंस लिखेंगे अब। लिखेंगे क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 days. Half life of radon is 3.8 days. Full stop. Find after how many days? Full stop. Find after how many days only 1/12 या 20th नहीं, हाँ 20th करो, ये सॉल्व नहीं होगा। 1/20 ऑफ अ रेडॉन सैंपल विल बी लेफ्ट। मतलब अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/20
1/20 कितने टाइम बाद लेफ्ट रह जाएगा? कैसे करेंगे? तो अभी तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था न्यूमेरिकल वैल्यू फटाक से देने वाला, उठाओ उसमें डाल दो। हाफ लाइफ दे रखी है, एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, आ जाएगा तुरंत। n इज इक्वल्स टू n नॉट 2 माइनस t बाई हाफ लाइफ होता था, हाफ लाइफ को t से दिखा देते हैं। तो कितना बचा रह जाना है? n नॉट बाई 20, यही n की जगह डाल देना है, फिर सॉल्व कर लेना है और वैल्यू बता देना है। कितनी आ रही है? कुछ लॉग के वैल्यूज की भी जरूरत पड़ रही है क्या? किसकी जरूरत पड़ रही है और वो याद है? यार याद ना हो तब भी बन जा रहा है। log 20 आ रहा है ना? क्यों? बेस कौन सा आ रहा है? 2 वाला ही यूज़ कर लो। हाँ सही है, फिर तो बना लोगे। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो सेम बेस पे अगर वैल्यू हो तो 1 हो जाता है, तो वहाँ से निकल आएगी तुम्हारी वैल्यूज़। और एक और प्रॉपर्टी तो होती है लॉग में कि log 20 एट बेस 2 विल बी इक्वल टू log 10 एट बेस 20 डिवाइडेड बाई log 10 एट बेस 2। अरे यार ये तो ज़्यादा ड्रामा करता है ना? कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके कितना आ रहा है? कैलसी यूज करके जल्दी आंसर दो। यूनिट सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। 1 ग्राम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस takes 50 seconds। क्या हो गया? n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टी टाइम के बाद बचा हुआ का ही संख्या बताता है वो, खत्म हुआ का नहीं। नहीं, n इज इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी में जो n है वो बता रहा है टी टाइम के बाद सैंपल में कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं टी टाइम के बाद, क्योंकि वही तो मेरे काम का है। क्योंकि उस टाइम पे अगर मुझे सैंपल की एक्टिविटी पूछी जाएगी तो मैं उस टाइम की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की संख्या से रेडियो एक्टिव लॉ लगाऊंगा ना। तो मुझे जिस टाइम पे एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा उस टाइम पे मुझे संख्या पता होना चाहिए न्यूक्लियाइज की। उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने खत्म हो गए वो मेरे काम का नहीं है, सैंपल में कितने मौजूद हैं वो मेरे काम की बात है। क्लियर है? लिखेंगे कहाँ तक लिखा? सब्सटेंस टेक्स 50 सेकेंड्स, सब्सटेंस फिर से बोल रहा हूँ, 1 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टेक्स 50 सेकेंड्स टू लूज 1 सेंटीग्राम
50 seconds to lose 1 centigram. 1 centigram. Full stop. Find its half-life period. Find its half-life period. और इसमें दिया है log 99 at base 10. ये होता है 1.9956. 1.9956 करेंगे. अब कौन सा वाला डिके इक्वेशन यूज करोगे? वो जो मास के टर्म्स में था, m इज इक्वल टू m नॉट 2 to the power माइनस t बाई हाफ लाइफ. तो लूज कर गया जो, वो सब्ट्रैक्ट कर दो ओरिजिनल में से, तो पता चल जाएगा सैंपल में बचा कितना है. तो सैंपल का बचा हो जाएगा, और t इक्वल टू 0 टाइम पे 1 ग्राम था. फिर टाइम दिया है, हाफ लाइफ पूछ लिए. तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम. m इज इक्वल्स टू m नॉट 2 to the power माइनस t बाई हाफ लाइफ. तो m हो गया ये, सॉरी m नॉट, और m कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीग्राम लूज कर लिया है. तो m विल बी 1 माइनस सेंटी, मतलब 1/100. ये आ जाएगा 0.99. ठीक है, तो 0.99 बचा है. था 1 2 माइनस 50 बाई हाफ लाइफ. अब बस इसको रीएडजस्ट करो. कितना यूनिट बताओ? 11.5 7.5. नहीं बहुत दूर हो. 50 सेकेंड्स बोला था. हाँ सही है, वो बात तो सही है, पर आंसर बहुत दूर है. लिखे तो यही हो गए ना. तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं 250 बाई टी इज इक्वस टू, ये 99 बाई 100 को 100/99 और इधर भेज दिया. अब दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये आ जाएगा 50 बाई टी लॉग एट बेस 200/99. $3,400 सही है. 3420 सेकेंड्स आ रहा है. थोड़ा बहुत इधर उधर होगा. तुम्हारा यही है. तुम क्या गलती कर रहे थे तनिष? और यहाँ पे वैल्यूज़ तो मुझे log 10 बेस पे दिए ना, तो यार एंटी लॉग भी वैसे ही फिर लेना चाहिए दोनों तरफ लॉग. तो log 10 बेस 2 log 100/99 बेस 10 पे, और ये जो पावर में रहता है तो इधर आ जाता है log की प्रॉपर्टी 50/t.
अब सही है ना। और यहाँ से t को सेपरेट कर लो और सारे लॉग्स की वैल्यू डाल दो। 99 का इसने दे ही रखा है, 100 तो आप ऐसे ही लिख दोगे, 10 बेस पे 2 आ जाएगी वैल्यू, और log 2 बेस 10 पे वैल्यू क्या होती है ये याद होनी चाहिए बच्चा, कई बार ये दिया रहेगा कई बार नहीं दिया रहेगा। log 2 3 इतना याद रख लेना, बाकी तो बना ही लोगे फिर 4। कितनी होती है log 2 एट बेस 10? 0.301। ठीक है, अब जो भी किए होगे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, तो फिर कहाँ गड़बड़ कर गए भाई? यहाँ से t किसके बराबर हो रहा है? 50 इंटू लॉग बेस 10 2 अपॉन log 10 100 माइनस log 10 99। यही तो सॉल्व किए होगे, समझ गए गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन एन ओर ऑफ यूरेनियम, अगला क्वेश्चन, इन एन ओर ऑफ यूरेनियम द रेशियो ऑफ यूरेनियम 238, the ratio of uranium 238 to lead 206 nuclei is 3। lead 206 nuclei is 3। full stop। calculate the age of ore, calculate the age of ore, comma, assuming that all the lead present in ore, assuming that all the lead present in ore is the final stable product of uranium 238, is the final stable product of uranium 238, full stop। take the half life of uranium 238 to be, take the half life of uranium 238 to be 4.5 into 10 to the power 9 years। 4.5 into 10 to the power 9 years। ठीक है, तो सैंपल में दोनों के न्यूक्लियाई का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3। और क्या दिया है? हाफ लाइफ दे रखी है यूरेनियम की, ठीक। तो सैंपल में यूरेनियम और लेड का रेशियो 3 होने का मतलब, 3:1 होने का मतलब क्या हुआ कि 3 पार्ट यूरेनियम है और 1 पार्ट लेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन में बात करूं कि यूरेनियम कितना होगा, तो टोटल ही यूरेनियम रहा होगा क्योंकि वही कन्वर्ट हुआ है किसमें? लेड में। तो टोटल यूरेनियम स्टार्टिंग में हमारा, अगर मैं इनको मान लूँ कि भाई एक जो रेशियो दिया है उसमें जो रिलेशन है तो 3n0 अपॉन n0 है ना। n0 किसका है? लेड के लिए। तो 3n0 अपॉन n0 है, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों एक ही रहे होंगे, तो टोटल स्टार्टिंग में हमारा कितना हो जाएगा? 4n0। तो ये 4n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगी यूरेनियम की इन दी सैंपल एट दी स्टार्टिंग। और आफ्टर टाइम t हम निकाल लेंगे रिलेशन वाली बात का यूज करके, बस बात खत्म, एज निकल आएगी।
समझे कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? हो तो बताएं, कोई बात नहीं लिंक हो रही हो। जैसे स्टार्टिंग में दे रखा है दोनों के न्यूक्लियाई का रेशियो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम और न्यूक्लियाई ऑफ लेड, ये दे रखा है 3, ये गिवन है। तो अगर मैं लेड के न्यूक्लियाई के नंबर को N1 मान लूं, तो यूरेनियम के न्यूक्लियाई का नंबर कितना हो जाएगा? 3N1, उसका 3 गुना। ठीक है, फिर T = 0 पे सारा का सारा ही यूरेनियम रहा होगा, तो यूरेनियम का टोटल ये प्लस लेड मिला के ही यूरेनियम था स्टार्टिंग में, वो तो बाद में यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ और लेड फॉर्म हुआ, तो ये हो जाएगा 3N0, ये किसका? यूरेनियम का स्टार्टिंग, और N0 जो लेड में कन्वर्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में टोटल कितना रहा होगा? 4N0। ठीक है, यूरेनियम के टोटल न्यूक्लियाई का नंबर कितना रहा होगा? 4N0। N0 बोलो या यहाँ N1 लिया है तो N1 ही ले लो, नहीं अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यूज़ होने लगेंगी। 3N1 + N1, तो ये आ गया 4N1। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि N = N0 2 to the power -T/T। तो ये पता है मुझे, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता है, और T टाइम के बाद कितने डिसइंटीग्रेट होके बचे होंगे ये पता है क्या? क्यों? T टाइम के बाद कितने बचे हैं? तो यूरेनियम के लिए मैं बात कर रहा हूं, उसी की हाफ लाइफ दी है मुझे, लेड की तो अपनी अलग होगी। तो यूरेनियम के बचे हुए बाद में कितने हैं अपने पास? 3N1। ठीक है, तो पता चल गया ये तो एक ही तो अननोन है, निकालो। तो यहाँ से N/N0 विल बी इक्वल टू 2 की पावर -T/T, या इसी को लिख सकता हूँ 2 की पावर T/T = N0/N। फिर दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो log बेस 10 2, और ये हो गया T/T, दिस इज log बेस 10 N0/N। तो N0/N, तो स्टार्टिंग में कितने थे यूरेनियम के? टोटल 4, बाद में हो गए 3, तो ये आ जाएगा log 4/3, और इधर log 2 बेस 10 और T/T। अब चाहिए अपने को क्या? सैंपल के टोटल लाइफ, तो स्मॉल t चाहिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल T × log 4/3 बेस 10 पे डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10 पे। अब सबकी वैल्यूज़ डाल दो यार। log 3 की वैल्यू क्या होती है? पता है क्या?
हाँ हाँ हाँ, तो मैंने बोला 2 और 3 याद रखना, ये दिए नहीं जाते हैं, ये माना जाता है, ये आपको पता है। और फिर जब 2 पता है तो 4 तो ऐसे ही बना लोगे लॉग की प्रॉपर्टी से। कितना आ रहा है ये? 1.845 इंटू 10⁹ ईयर्स, सही है। पीछे हो गया, करो भाई। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 1.87 इंटू 10⁹ ईयर्स। 1.8 है log 3 की वैल्यू, इसने तो 4 और 3 का माइनस करके लिखा 0.125। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इतना ऑप्शंस आएंगे ना तो देख के क्लियर पता चल जाएगा किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ, लिखो अगला क्वेश्चन। द डिसइंटीग्रेशन rate of a certain radionuclei sample, rate of disintegration of a certain radioactive sample, at any instant is 4750 disintegration per minute। 4750 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। अभी तक हम किस में नापते थे? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। फुल स्टॉप। 5 minutes later, 5 minutes later, the rate becomes 5 minutes later, the rate becomes 2700 disintegration per minute। 5 minutes later, the rate becomes 2700 disintegration per minute। Full stop। Calculate the half-life of the sample। Calculate the half-life of the sample। तो इस बार एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? एक्टिविटी आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू एक्टिविटी एट t इक्वल टू 0 इंटू 2 to the power माइनस t बाई टी हाफ। फिर यहाँ से इसको पॉजिटिव बना लेते हैं t बाई टी, और इधर आ जाएगा AC नॉट बाई AC। यहाँ से फिर log ले लेंगे, log 2 बेस 10 t बाई टी इज इक्वल्स टू log बेस 10 एक्टिविटी एट t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी एट टाइम t। अब यहाँ से हाफ लाइफ बतानी थी, तो t इज इक्वल्स टू t इंटू log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाई log बेस 10 एक्टिविटी एट 0 टाइम, एक्टिविटी आफ्टर टाइम t। बस यहाँ से वैल्यूज़ डालो, आंसर निकालो। कोई दिक्कत?
हो गया? कितना आंसर आया इसका? क्या हो गया? उसकी वैल्यू नहीं निकल रही। अच्छा, ऐसी टेढ़ी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने का और कोई तरीका है नहीं? तो वैसे ऐसी वैल्यूज़ दी रहती हैं, आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है, ना तो लॉग टेबल अलाउ होती है वहाँ, ना कैलकुलेटर। इसकी वैल्यूज़ मैं बता दे रहा हूँ, वो लिख दो। जो एक्टिविटीज़ के रेशियोज़ का लॉग लेने पे आएगा दैट इज़ 0.245। 0.245। बाकी ऊपर तो लॉग 2 ही है, 0.3010। कितना आया आप? क्या? मिनट्स, 6.14 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A radioactive sample contains equal masses of two substances A and B. A radioactive sample contains equal mass of two substances A and B with half-lives 4 second and 8 second respectively. With half-life 4 second and 8 second respectively. Full stop. Their atomic weights are in the ratio of 1:2. Their atomic weights are in the ratio of 1:2. Full stop. Find the ratio of nucleus of A and B nuclei. Find the ratio of nucleus of A and B nuclei after an interval of 16 seconds. After an interval of 16 seconds. ठीक? तो इनिशियल न्यूक्लियाई का नंबर दोनों के रेशियो क्या हैं? और न्यूक्लियाई का नंबर एटॉमिक वेट से कैसे निकालेंगे? तो एवोगैड्रो वाला वो जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वेट अपॉन एटॉमिक वेट गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स पता चल गए हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। तो यहाँ से अगर मैं इनके न्यूक्लियाई का रेशियो निकालूं तो सबसे ऊपर रहेगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दैट इज वेट यानी मास ऑफ ए अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ए, और फिर नीचे क्या आएगा? मास ऑफ बी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ बी। दोनों का मास दे रखा है सैंपल में, इक्वल है ना, तो यहाँ से एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ए, इसका रेशियो आ गया हमारा कितना? 1:2।
यही दे रखा है। फिर आगे क्या बोला है, 16 सेकेंड्स के बाद रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई। तो आप जानते हो यार, कितने भी टाइम के बाद अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछा जाए मुझे किसी सैंपल में, सो दैट इज इक्वल टू इनिशियली कितना था, e की पावर माइनस लैम्डा टी। यही होता है ना फॉर्मूला। तो इनिशियली कितना था, ए का पता है। और ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए यार, वो लगाते हैं ना जो वैल्यूज़ को सिंपल बनाता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इजी पड़ता है। तो कौन सा था, 2 की पावर माइनस टी बाई हाफ लाइफ, यही था ना। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही बी के लिए लिखोगे और फिर दोनों का रेशियो लेना है तो ये काम कर देना। 2 की पावर माइनस टी बाई टी। अब सारी वैल्यूज डाल दो। क्या हो गया, वो तो आया है ना। हाँ, एटॉमिक मास का रेशियो आया है ना भाई, गलत क्या कह रहा हूँ। वो तो मास का रेशियो दिया था, उससे मैंने एटॉमिक मास का रेशियो निकाल लिया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियाई के, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के स्टार्टिंग में। बोलो बोलो। रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स इक्वल मासेज ऑफ टू सब्सटेंस, एटॉमिक नहीं। उसके आगे फिर हाँ, हाफ लाइफ देने के बाद जो दिया, देयर एटॉमिक वेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। हाँ, तो एटॉमिक वेट का रेशियो तो 1:2 आ ही रहा है, वो तो हमारा भी आ ही रहा है। पर आपने उल्टा नोट पे इसमें ये बोला है किसका किससे रेशियो, क्या, देयर एटॉमिक वेट्स आर इन द रेशियो 1:2। तो बात तो वही है, लेकिन ऑर्डर तो नहीं दिया था, तो मैं कैसे बोल दूं 2:1 है कि 1:2 है, कौन ऊपर कौन नीचे, ये कहीं से पता चल रहा है। अरे बोलो, तो क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो जो हमने निकाला है हम वही लेके चलेंगे। हमने तो निकाल लिया ना कि 1:2 में कौन 1 और कौन 2 और किसका रेशियो, और ये कहाँ से निकाल लिया, वो मोल कॉन्सेप्ट वाली बात यूज़ कर ली और चलाया। कितना आया, गलत है तो हाँ सही है। तुम कहाँ निपटा दिए भाई, सर ऊपर में लिखा है A and B will have half lives 4 and 8 respectively and atomic weights half 1:2 मतलब A to B। कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेशियो अपोजिट हो जाएंगे। क्यों, अच्छा, तो मतलब उन दोनों का ऑर्डर में ही दिया था 1:2, तो 1:2 दिया था, तो ये तो 2:1 हो जाएगा ना फिर। एक बार क्वेश्चन पढ़े जरा, कुछ गड़बड़ी हो रही क्या। रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स इक्वल मास ऑफ ईच ऑफ 2 सब्सटेंसेज A and B with half lives 4 and 8 seconds respectively. Their atomic weights are in the ratio, atomic weight, हाँ उसको सॉल्व करने से 2 आ रहा है, तो यानी A और B का ही रेशियो दिया है ये।
हाँ, फिर ए और बी का रेशियो ही मानेंगे। तो अगर ए और बी का रेशियो 1:2 है तो बी और ए का 2:1 हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? तभी आ रहा है ना, दूसरे वाले को लेकर तो चेंज हो जा रहा है। लैंग्वेज से क्वेश्चन में ऐसा कोई कंफ्यूजन बनता दिख तो नहीं रहा। रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई बताना है। तो सही तो है, एटॉमिक वेट्स का रेशियो 1:2 था और एटॉमिक वेट्स न्यूक्लियाई के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो ये रेशियो तो 2:1 ही आएगा। अरे ठीक तो है, और हमें न्यूक्लियाई के नंबर से मतलब होता है, तो अपने को यही डालना होगा 2:1। तो 2 और इधर क्या आ जाएगा -16/4, तो -4 और इधर आएगी -2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -2, तो 2 × 2 की पावर -2 यानी 2 की पावर -1, 1/2। सही है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कुछ ऐसा जो कनेक्ट नहीं हो रहा है या लग रहा है गड़बड़ है? सही है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर, रेडियो एक्टिव सीरीज। मास डिफेक्ट में एक चीज़ और बताने को रह गई है। कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी कंसिडर करता है, तो फिर मास डिफेक्ट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है फॉर बीटा अल्फा इमिशन। और बीटा में भी 2 टाइप के इमिशन थे, के कैप्चर और बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और के कैप्चर, 3 टाइप के थे। तो उसमें मास डिफेक्ट लिखना, उस पर डिस्कस करना है थोड़ा सा, वो अभी लास्ट में कर लेते हैं। हेडिंग डालो रेडियो एक्टिव सीरीज। अब ये क्या होता है, तो जैसे मान लिया कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो ब्रेक किया और उसका कुछ डिके कांस्टेंट है, और जिस एलिमेंट में ब्रेक किया यानी जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुई है वो भी अनस्टेबल है, यानी रेडियो एक्टिविटी शो कर रही है, तो फिर क्या होगा, फर्दर डिसइंटीग्रेट करेगा, फिर उससे कोई और एलिमेंट बनेगा, फिर हो सकता है कि वो भी अनस्टेबल हो, तो फिर उससे भी डिसइंटीग्रेशन होगा, और फाइनली जाके रुकेगी कहाँ रिएक्शन, जब स्टेबल एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वहां जाके रिएक्शन रुकेगी। तो इस टाइप की सीरीज जो बनती है रेडियो एक्टिव, उसमें भी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह पूछी जाती हैं, तो लिखेंगे इसमें रेडियो एक्टिव सीरीज। व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, व्हेन अ radioactive nuclei decays into another, when a radioactive nuclei decays into another, and when resulting daughter nucleus is also unstable, and when resulting daughter nucleus is also unstable or radioactive, is also unstable or radioactive, comma, it subsequently decays to another subdaughter nucleus. It subsequently decays to another subdaughter nucleus, and the process continues until a stable end product appears, and the process continues until a stable end product appears। मतलब A1 हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई था, वो डिसइंटीग्रेट हुआ A2 में,
इसके लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट है लैम्डा 1। फिर ये भी स्टेबल नहीं है तो ये फर्दर डिके करेगा और A3 फॉर्म करेगा, दिस इज लैम्डा 2। ये भी स्टेबल नहीं है, फर्दर डिके करेगा, A4 फॉर्म करेगा, डिके कांस्टेंट लैम्डा 3। ये चलता जाएगा, फाइनली जाके AN बना जो कि क्या है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं 1 से 2 में गया तो लैम्डा 1, 2 से 3 में गया तो लैम्डा 2, तो यहाँ वाला डिके कांस्टेंट क्या होगा, जिसमें जा रहा है उसमें से एक माइनस, तो लैम्डा n माइनस 1। ठीक है, लिखो। और ये जो पूरी चेन फॉर्म हो रही है यही कहलाती है रेडियो एक्टिव सीरीज। इसमें लैम्डा 1 आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा, A1 की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। लैम्डा 2 A2 की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, ऐसे ही लैम्डा 3 A3 की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। और जनरल कंडीशंस में हमेशा ये ट्रू नहीं है, लेकिन इन जनरल इन सारे लैम्डाज में ये रिलेशन मिलता है, lambda 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda 3 is greater than lambda 4 and so on till lambda n minus 1। लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे there are 4 radioactive series discovered। There are 4 radioactive series discovered and most of radioactive elements can be considered to, and most of the radioactive elements can be considered to be the member of one of these series, can be considered to be the member of one of these series, full stop, para change। These 4 radioactive series have their elements with their mass numbers। These 4 radioactive series have their elements with their mass numbers in the form 4n, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3, where n belongs to integer, ठीक है। अब इनका एक चार्ट बनता है, ये जो 4 रेडियो एक्टिव सीरीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पहले कॉलम की हेडिंग डालेंगे मास नंबर, दूसरा सीरीज का नाम, तीसरा देखेंगे उस सीरीज का पैरेंट न्यूक्लियाई कौन है जिससे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होते हैं, फिर उसकी हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे और स्टेबल एंड प्रोडक्ट क्या बनता है उस सीरीज का, ये बात करेंगे। तो पहले कॉलम में मैंने कहा क्या डालते हैं हम, मास नंबर। तो मास नंबर के बेसिस पे हमने सीरीज को 4 पार्ट में बांटा है, जिन सबके मास नंबर्स इस पैटर्न में मिलेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। यानी सबसे पहली सीरीज में 4n, दूसरे में मिलेगा 4n प्लस 1, तीसरे में मिलेगा 4n प्लस 2, चौथे में मिलेगा 4n प्लस 3। फिर इसके बाद हम इसका क्या लिखते हैं, सीरीज का नाम, और फिर थर्ड कॉलम में लिखेंगे पैरेंट न्यूक्लियाई। तो ये सीरीज का नाम हम इसमें लिखेंगे, वो मैं बोल रहा हूं आप लिखो, और इधर डालेंगे पैरेंट न्यूक्लियाई कौन है इस सीरीज का। तो सीरीज जो 4n वाली है उसका नाम है थोरियम सीरीज।
थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स इंडिया के पास है दुनिया में, और ये डेक्कन के प्लेटू वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोरियम रेडियो एक्टिव है, लेकिन उसे इनरिच करके फ्यूल की तरह यूज़ करने की टेक्नोलॉजी बनाने की स्टेज में अभी हम नहीं पहुंचे हैं। 80% कवर कर चुके हैं। हमने उसको कुछ नाम दिया है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो, क्योंकि जो न्यूक्लियस डिपार्टमेंट होता है ना, न्यूक्लियर वाला, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, ये किसी को दिया नहीं जाता। जो प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का, वही न्यूक्लियर डिपार्टमेंट को लीड करेगा। तो उसमें कोई प्रोजेक्ट है, उसका नाम मुझे याद आ रहा है, शायद अप्सरा या ऐसे कुछ करके नाम है। और उसमें जो स्टेजेस बनाई थी हमने, तो उसमें से 7 या 8 स्टेजेस हैं, जिसमें से हम 5 तक पहुंच चुके हैं। तो अगर हमने इसको एनरिच करके कन्वर्ट कर लिया फ्यूल में, जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए कंपैटिबल रिएक्टर्स भी साथ में बना रहे हैं, जो इस फ्यूल को एज अ फ्यूल यूज़ कर पाएंगे। तो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम का रिसोर्स किसके पास है? अपने पास। तो हम पूरी तरीके से न्यूक्लियर वाले मामले के लिए किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज़ किसकी हैं? बाहर के, ये जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, है ना, कनाडा, इन सब के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाली टेक्नोलॉजी है। तो ये जो फ्यूल यूज़ करते हैं, वो भी इनके वहाँ पाया जाने वाला फ्यूल है। तो वो भी हमें क्या करना पड़ता है? मंगाना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो और ही मौजूद नहीं है, फिर और को मंगा के उसको एनरिच करना पड़ता है, यानी उसके अंदर यूरेनियम का परसेंटेज एज कंपेयर टू अदर जो ओर्स में मिक्सेज हैं, उनके रिस्पेक्ट में उसका परसेंटेज बढ़ाते जाना होता है, जिसको कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। और जब ये एनरिच्ड जितना ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता चला जाता है। यानी अगर आपको एटॉमिक बॉम्ब में बनाना है, तो उसका एनरिचमेंट और क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा ही फ्यूल बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दे। बात समझ में आई? तो थोरियम वाले की स्टेज में हम 80% कवर कर चुके हैं। अगर ये बन गया तो फिर किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल के लिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल और चीज़ों के लिए। क्लियर है? तो इसमें लिख रहे थे हम, पहली सीरीज़ का नाम क्या है? थोरियम। दूसरी नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम तीसरी यूरेनियम। तीसरी यूरेनियम। चौथी एक्टीनियम। ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियाई पहले वाले का थोरियम 232। तो यहां मैं मास नंबर बता रहा हूं, क्योंकि मास नंबर ही न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ है, चार्ज नंबर तो बाहर की चीज़ है, वो अपने काम की होती नहीं न्यूक्लियर फिनोमेना में। हाँ, इंटरेस्ट के लिए भले लिख सकते, क्योंकि कभी कभी इक्वेशंस आ जाएंगे, बैलेंस कराने को बोल देगा, तो वहाँ थोड़ा सा काम आ जाएगा। तो 90 थोरियम 232। फिर है नेपच्यूनियम, ये होता है 93, इसका चार्ज नंबर है, सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल p, नेपच्यूनियम 93, नेपच्यूनियम 237। 93 नेपच्यूनियम 237। यूरेनियम का तो तुमको याद होना चाहिए, कितना होता है? 92 यूरेनियम 238। दो टाइप के यूरेनियम होते हैं, 238 भी है, 235 भी है, लेकिन ज़्यादातर यही चलता है। यूज़ में भी, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सीन्स में यही रहता है। एक्टीनियम, एक्टीनियम का है ये यूरेनियम 235 पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हाफ लाइफ की, इन सब की। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए हल्का सा एक ओवरव्यू रहे आपके पास, कौन किसका ज़्यादा किसका कम, क्योंकि 4 ही कैटेगरी हैं, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू रहेगा कि किसका ज़्यादा होता है और किसका कम। तो पहले वाले का हाफ लाइफ लिखेंगे 1.39 × 10⁻10। 1.39 × 10⁻10। अच्छा हाँ, यूनिट्स ईयर्स में बता रहा हूँ मैं। 1.39 × 10⁻10। फिर आते हैं नेपच्यूनियम पे 2.25 × 10⁻6।
2.25 इंटू 10⁶। यूरेनियम 238 वाले का 4.51 इंटू 10⁹। 4.51 इंटू 10⁹ ये सब ईयर्स में है। लास्ट एक्टिनियम 7.07 इंटू 10⁸। 7.07 इंटू 10⁸। अगला कॉलम स्टेबल एंड प्रोडक्ट क्या होता है इन सब सीरीज का। स्टेबल एंड प्रोडक्ट थोरियम का 82 लेड 208। 82 लेड 208 ये मैंने थोरियम का लिखा। फिर नेपचूनियम का होता है 83 बिस्मथ 209। 83 बिस्मथ 209 ये स्टेबल एंड प्रोडक्ट है। फिर यूरेनियम का ये तो याद होगा शायद 82 लेड 206। 82 लेड 206। फिर लास्ट का है 82 लेड 207। 82 लेड 207 ये स्टेबल एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, एक नोट लिख दो। एक नोट लिखेंगे इसमें लास्ट में। नेपचूनियम सीरीज इज एन आर्टिफिशियल लैब डिस्कवर्ड सीरीज। नेपचूनियम सीरीज इज एन artificial lab discovered series due to very short lifetime of its elements, due to very short lifetime of its elements, फुल स्टॉप। बाकी जो 3 सीरीज है ना वो सब नेचर में मिलती हैं, मतलब ये सारे मटेरियल्स आपको नेचर में मिलेंगे। बस एक नेपचूनियम है जिसको लैब में बनाया जाता है, जिसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। जैसे नहीं, एक टाइम पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, लेकिन फिर एक लार्ज हाइड्रोन कोलाइडल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्वार्क्स में तोड़ा गया, लेकिन ये तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही हो पाया, क्योंकि जैसे ही वो टूटते थे फिर से कंबाइन करके क्या बना लेते थे, इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई चीज़ स्टेबल है ही नहीं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तोड़ भी लिया तुमने, तो फिर उसको साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा स्टेबली दिखाओ तो ना कि फॉर्म हुआ, कुछ टाइम रहा, फिर दूसरा हुआ। तो वो तुम बस एक्सपेरिमेंट की उन कंडीशंस में उसको फॉर्म करते हो और तुरंत ही दोनों मिलके, क्वार्क्स मिलके फिर से क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम बात वही मानेंगे कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ना कि क्वार्क्स का। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम लिखेंगे। इन अ रेडियो एक्टिव सीरीज देखो इधर, सपोज कोई एलिमेंट है A1 जिसका डिके कांस्टेंट है λ1, वो फॉर्म हो रहा है A2 में, फिर डिके कांस्टेंट λ2 से वो जा रहा है A3 में, और ऐसे करके हमारी एक सीरीज फॉर्म हो रही है। और फाइनली जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट है दैट इज AN। स्टेबल एंड प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैं ये जो रिएक्शन सामने दिखा रहा हूं, इसको अगर मैं t=0 टाइम पे बात करूं, है ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होंगे वो केवल एक के ही होंगे, क्योंकि अभी
पैरेंट न्यूक्लियाई से डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन आफ्टर टाइम टी इससे कुछ ये बन चुका होगा, उससे कुछ ये बन चुका होगा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज में लिख रहा हूं N1 और इसके हो गए हैं N2 और इसके हो गए हैं सपोज N3, ऐसे ही बन गए हैं सबके। अब इसमें हो क्या रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें और ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसमें, और तुम्हें पता है इसके इसमें डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या है, तेज है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होगा और जो अगला फॉर्म हुआ होगा वो उससे कुछ तो क्या हो गया होगा, स्टेबल, तभी तो फॉर्म हुआ, नहीं फॉर्म क्यों होता। तो ये स्टेबल होता जा रहा है, इसका मतलब ये रेट ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू इस वाले रेट के। तो एक सिचुएशन आएगी जब A2 के फॉर्मेशन का रेट जो कि A1 से हो रहा है इज इक्वल टू A2 के डिसइंटीग्रेशन का रेट। अरे समझ रहे, फॉर्मेशन का रेट विल बी इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन का रेट। तो तुम्हें A2 में कोई चेंज नजर आएगा क्या, नहीं, जितना फॉर्म हो रहा है उतना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। क्योंकि इक्विलिब्रियम किसको कहते हो तुम, चाहे फिजिक्स हो साइंस में कहीं भी इक्विलिब्रियम बोलते हो, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है उसमें A से B से A रिएक्शन थोड़ी रुक जाती है, लेकिन दोनों का रेट बराबर हो जाता है, चेंज नजर नहीं आता, तो अपन बोलते हैं क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे टेबल है इक्विलिब्रियम में है, क्यों, कोई चेंज नहीं हो रहा है, फोर्सेज आपस में क्या है, बैलेंस्ड है, तो कोई चेंज नहीं है, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे चेंज नहीं कब दिखाई देगा, जब फॉर्मेशन का रेट विल बी इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन का रेट। अरे सही है, ये लिख लो जो बोर्ड पे लिखा है, उसके बाद एक लाइन लिखो, प्रोडक्शन रेट ऑफ A2, प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A1। सही बात है, प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A1, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A1 और किसी की भी एक्टिविटी किसके बराबर होती है, तो मैं स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, एक्टिविटी A1 की अगर लिख रहा हूं तो उसका डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई उसके न्यूक्लियाई का नंबर उस इंस्टेंट पे। तो इसके न्यूक्लियाई का नंबर A1 के टी टाइम पे कितना हो चुका है, N1। तो जो A की एक्टिविटी होगी उसी से तो पता चलेगा ना कि A2 कितना फॉर्म हुआ है, क्योंकि जितना एक्टिव A होगा उतनी ही तेजी से प्रोडक्शन कर रहा होगा किसका, A2 का। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये बात नोट कर लो, उसी में इक्वल टू ले दे के लिखते जाना था। प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 विल बी इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A1 विच इज इक्वल टू λ1 N1, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ A1। नेक्स्ट लाइन में लिखो, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A2। अब A2 के डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या होगा, A2 किस रेट से डिसइंटीग्रेट होगा, उसका डीके कांस्टेंट और उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इस मूवमेंट पे लिख दो। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A2 विच इज इक्वल टू प्रोडक्शन रेट ऑफ A3, है ना, विच इज इक्वल टू A2 λ2 N2। कोई दिक्कत, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट A2 will be in radioactive equilibrium when radioactive element A2 will be in radioactive equilibrium when its production rate will be equal to its decay rate, when its production rate will be equal to its decay rate। A2 के प्रोडक्शन का रेट क्या था, अभी तो निकाला, A2 के प्रोडक्शन का रेट है λ1 N1 और A2 के डिसइंटीग्रेशन का रेट है λ2 N2। तो इक्विलिब्रियम पे ये इक्वेशन होल्ड करेगी। यहां से N1 अपॉन N2 किसके बराबर हो रहा है, λ2 बाई λ1। और यार जब λ1 लिख लिया तो क्या तुम हाफ लाइफ में भी रिलेशन नहीं लिख सकते, अरे ठीक है,
ये रेशियो होगा। कोई दिक्कत? एक नोट लिख देना, इन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, इन radioactive equilibrium, the number of nuclei of element will be maximum. The number of nuclei of element will be maximum. ये बात सही है कि नहीं? A1 से A2 का फॉर्मेशन हुआ और वो भी ज़्यादा तेजी के रेट से, मतलब A2 क्या हो रहा होगा? बढ़ता जा रहा होगा। फिर A2 से डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ है ना? तो ये बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो क्या हो रहा होगा? जितना फॉर्मेशन उतना ही डिसइंटीग्रेशन, बराबर पे रुका है। उसके आगे फिर क्या होगा? इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? धीरे धीरे उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल घटेगा, एक्टिविटी घटेगी, तो इनकी तेज घटेगी, इसकी थोड़ी कम घटेगी, तो यानी प्रोडक्शन कम रेट से होगा और डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा रेट से होगा। तो अब तो मैक्सिमम से क्या होते जाएंगे? घटते जाएंगे। यानी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में इनके न्यूक्लियाई का नंबर क्या रहता है? मैक्सिमम। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हेडिंग, साइमल्टेनियस डिके मोड्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। Simultaneous decay mode of a radioactive element. Simultaneously decay modes of a radioactive elements. तो मैंने कहा था ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में एक ही पार्टिकल निकल रहे हो, साइमल्टेनियसली एक साथ दो दो पार्टिकल्स में भी डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो जैसे ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई है X, ये दो में डिसइंटीग्रेट कर रहा है, एक Y और एक Z। इस पेरेंट न्यूक्लियाई के T=0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 है, और इस जब वो X Y में कन्वर्ट हो रहा है तो डिके कांस्टेंट λ1 है, जब ये Z में जा रहा है तो डिके कांस्टेंट λ2 है। क्लियर? तो ये साइमल्टेनियसली दो में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं एक्टिविटी फॉर Y, तो एक्टिविटी फॉर Y इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट इनटू N0। अरे ठीक है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई का नंबर। ऐसे ही मैं लिखूं एक्टिविटी ऑफ Z, दैट इज λ1 इनटू N0। तो आप देख रहे हैं यहां पे X Y में भी जा रहा है और X Z में भी जा रहा है, दोनों में कांस्टेंट्स डिके के भी क्या है? अलग अलग है। तो अब इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट X बताओ तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही बात है, एवरेज ले लेंगे, सम डिवाइडेड बाय 2। दो में जा रहे हो तो हाफ लाइफ क्या निकालेंगे? फिर यही एक तरीका ही है, एवरेज, क्योंकि क्या पता किस तरफ कितना जा रहे हो। क्लियर है? तो आप इसको लिखें और नीचे फिर एक लाइन लिखें, when a radioactive element has probability of more than one decay, if a radioactive element have probability of more than one decay, then its effective decay constant can be given as lambda effective is equals to λ1 plus λ2। 3 में हो रहा होता तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ठीक है?
तो लैम्डा इफेक्टिव ये हो गया। तो अब इसका हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट एक्स से क्या रिलेशन आएगा? लैम्डा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू log 2 अपॉन टी हाफ। अरे समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ if probability of disintegration of x to y or z are p1 and p2, then we can use lambda 1 यानी डिके कांस्टेंट x से y में जाने का प्रोबेबिलिटी इसकी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इफेक्टिव। ऐसे ही लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू z में जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लैम्डा इफेक्टिव। अरे ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, if at t equal to 0, there are n naught nuclei of x, then if at t equal to 0 there are n naught nuclei of x, then after time small t number of nuclei लेफ्ट आर, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी। और लैम्डा इफेक्टिव हम जानते ही हैं कितना है, ये आ गया रिजल्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग, accumulation of radioactive element in a radioactive series. Accumulation of radioactive element in a radioactive series. ठीक है, समझ रहे होगे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेट होके ख़त्म भी हो रहा है, तो हम ये पता करने जा रहे हैं किसी इंस्टेंट पे कितना एक्यूमुलेट होके रखा होगा। तो मान लिया मैंने कोई रेडियो एक्टिव सीरीज ले ली जिसमें से A1 जा रहा है लैम्डा 1 डीके कांस्टेंट के रेट से A2 में, फिर A2 जा रहा है A3 में, एंड सो ऑन ऐसे चल रही है। ठीक, t इक्वल टू जीरो टाइम पे जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो ये सैंपल में n0 था और बाकी सब कितने थे? 0, अभी शुरू ही नहीं हुई। फिर आफ्टर टाइम t जब मैंने देखा तो इसमें जो न्यूक्लियाई का नंबर था वो बचा रह गया n1, यहाँ पे पहुँच चुका n2 और यहाँ पे पहुँच गया n3। तो अब ये फॉर्म हो रहा है इससे और साथ साथ में ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो एक्यूमुलेशन का रेट कैसे मिलेगा? फॉर्मेशन माइनस डिसइंटीग्रेशन, खत्म। तो जल्दी बनाओ, इसको लिखो। बोलो, बोर्ड वाला बना लिया ना? तो लिखो, एट टाइम स्मॉल टी इफ dN2 nuclei of A2 are
accumulated, if D(N2) nuclei of A2 are accumulated in time dt, then D(N2) एक्यूमुलेट हुए हैं, अब इधर सुनो, dt टाइम में, तो एक्टिविटी कितनी है, तो फॉर्मेशन प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो प्रोडक्शन में एक्टिविटी है मेरी λ1 n1, एक्टिविटी तो होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मुझे चाहिए dt टाइम में कितना बना, तो dt टाइम में कितना बड़ा, मैथ्स का यूनिटी रूल इनटू dt, ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। अब आते हैं डिसइंटीग्रेशन पे, वो कितना होगा, λ2 n2, ये भी पर सेकेंड, तो dt टाइम में dt लिखो, यहां से dt कॉमन निकल रहा है, तो dt को मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूं, तो dN2 by dt विल बी इक्वल टू λ1 n1 माइनस λ2 n2। अब ये dN2 by dt क्या होता है, लिखेंगे इसको बॉक्स में बंद करके, दिस इज रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, ये एक्टिविटी नहीं है A2 की, ध्यान रखना, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, ठीक है। यहां से थोड़ा सा अगर मैं रीएडजस्टमेंट करूं, तो dN2 अपॉन dt, और इधर λ2 n2, और इधर λ1, और यहां से मैं n1 को लिख सकता हूं, n1 क्या है, इसका कितना बचा रह गया t टाइम में, तो ये n1 किसके बराबर होगा, n0 इंटू e टू द पावर माइनस λ1 t, अरे होगा, तो ये आ गया n0 e टू द पावर माइनस λ1 इंटू t। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा कुछ, ये क्या बन रहा है, SHM में भी देखते हो ऐसी चीजें, ये क्या फॉर्म हो रही है, हैं? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही इसमें, है ना, किस फॉर्म की दिख रही है, तो dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग q, इस टाइप की डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो जो आती है मैं बस वो बता दे रहा हूं, आप निकालते रहना। तो यहां लिख देना, by solving this linear differential equation of the form of, by solving this linear differential equation of the form of dy by dx plus py is equal to q, इसी फॉर्म की दिख रही है ये, तो we can get n2 which is equal to λ1 n0 अपॉन λ1 माइनस λ2, λ1 n0 अपॉन λ1 माइनस λ2, और ब्रैकेट में आता है e की पावर माइनस λ2t माइनस e की पावर माइनस λ1t, लिख लेंगे, याद रखने में भी इजी है अगर याद कर लें, कोई दिक्कत। ये किसका नंबर है n2, किसका, किसका नंबर है ये, A2 का, कब, एट टाइम t, A2 के बचे हुए न्यूक्लियाई का नंबर है, एक्यूमुलेटेड न्यूक्लियाई का नंबर है, कि डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई का नंबर है, कौन सा नंबर है ये, एक्यूमुलेटेड, तो आप इससे एरो दे के लिख दें n2 से, नंबर ऑफ एक्यूमुलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ A2 आफ्टर टाइम स्मॉल t,
टी टाइम के बाद A2 के कितने न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट होके पड़े रहेंगे ये हमें पता चल जाएगा इससे। अब एक क्वेश्चन लिखें। अब ये मास डिफेक्ट वाली बात बीटा एमिशन के लिए बतानी बची है, ये लास्ट होगा इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में, फिर खत्म। और उसमें थोड़े से चेंज आते हैं, उसको समझना पड़ेगा हमें। बाकी तो मास डिफेक्ट हमने बाइंडिंग एनर्जी और वो सब कॉन्सेप्ट में तो कर लिया है, बस बीटा एमिशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को हमें कंसिडर करना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्वेश्चन लिखो। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, ये बचा है ना, तो मॉडर्न में ही है, पूरा ही बचा होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन, a radioactive substance decay in two ways simultaneously. A radioactive substance decay in two ways simultaneously for alpha emission and beta emission. Decay in two ways simultaneously for alpha emission and beta emission with their mean lives 1620 years, with their mean lives 1620 years and 405 years and 405 years. Full stop. Find the time during which 3/4 of a sample will decay. Find the time during which 3/4 of the sample will decay. ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो दोनों के हाफ लाइफ दिए हैं, हाफ लाइफ मीन लाइफ्स दिए। मीन लाइफ्स का लैम्डा से सीधा सीधा रिलेशन होता है इनवर्स, तो आप लैम्डा इफेक्टिव निकाल लेंगे दोनों के मीन लाइफ का इनवर्स करके ऐड करके, वहाँ से आपको लैम्डा इफेक्टिव मिल जाएगा, उसे आप डाल देंगे वो उस रिलेशन में n = n0 e to the power minus लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी, वहाँ से आ जाएगा। और n कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे बोला है 3/4 विल डिके, तो n होता है बचे हुए न्यूक्लियाई का नंबर, तो यहाँ क्या डालोगे? हाँ, n0 में से 3/4 माइनस करोगे, दैट विल बी n0/4, इतना बचा है। एक हेडिंग डाल के छोड़ देना, Q वैल्यू फॉर बीटा माइनस डिके एंड बीटा प्लस डिके। इसके लिए मुझे रिलेशन समझाना है, और हाँ K कैप्चर भी, Q वैल्यू फॉर बीटा प्लस बीटा माइनस एंड K कैप्चर। ये मुश्किल से 20 मिनट लेगा, 15 से 20 मिनट, फिर ये ख़त्म।
तो क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के दो मेथड सीखे थे, एक तो मास डिफेक्ट से निकालना और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से निकालना, और मैंने कहा था अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि डाउट ना रहे न्यूमेरिकल आए तो। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके और के कैप्चर में जो मास डिफेक्ट होता है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। क्योंकि इसमें के कैप्चर में तो गामा फोटोन रिलीज होता है जिसका रेस्ट मास क्या होता है, गामा फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0।